असली जड़ तो यही है। तो मेरे समझ में आई कि पाखंड के ऊपर यदि हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे तो हमारी नस्ल और फसल को बचा पाएंगे, हमारे बच्चों को बचा पाएंगे, हमारे पैसे को जो वेस्ट हो रहा है धर्म के नाम पे उसको बचा पाएंगे। गलत है ना मेरे लिए, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो वो भी गलत है। और यदि मैंने नू लगा नहीं कि पूरा देश गलत है और मैं सही हूँ तो मैं एक कहना खड़ी हो जाऊंगी, पूरा देश ने एक साइड छोड़ दूंगी। हम आपको उड़ने की तो अनुमति दे दें पर यहाँ बाजों की संख्या बहुत ज्यादा है। और मैं आज यहाँ बोल रही हूँ ना तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बोल रही हूँ या सावित्री बाई फुल्ले के हिसाब से बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, B2B न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अमित राठी और आज हम गांव सप्पाखेड़ी के अंदर मौजूद हैं। तो साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बहुत माहिर है हर फील्ड में, हर क्षेत्र में। लंबे समय से इनको हम देखते आ रहे हैं, आप सभी ने इनको जरूर सुना होगा। आइए इनसे आज कुछ बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि अभी हाल फिलहाल कुछ मुद्दे चले हुए थे, उन्हीं मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। तो सिक्किम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। तो सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर सिक्किम है और ये कहते हैं कि आजकल वैसे तो पाखंड और किसानों के ऊपर, मैं महिलाओं के ऊपर लंबे टाइम से काम कर रही हूँ। और मेरा सपना है कि मैं सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती हूँ। जो देश के हालात हैं इनको बदलना चाहती हूँ। भगत सिंह के जो सपनों का भारत है कहीं ना कहीं मैं उसको धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है मेरे जिंदगी ये बातें ना हो पाए, पर मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो हजारों सिक्किम पैदा हों और इस देश के नक्शे को बदले। और जो भगत सिंह ने कोई जो सपना अधूरा वो छोड़ के इस देश से चले, इस दुनिया से चले गए थे, वो सपना पूरा हो। जी सिक्किम जी, लंबे समय से आपको देखते सुनते आ रहे हैं जी। पहले आप एक किसान नेता के रूप में ज्यादा जानी जाती थी, लेकिन एकदम से आपने यू टर्न ले लिया पाखंड के ऊपर, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा है कि जो मेरा जन्म है, मैं लोन की बेटी हूँ और हम गुरुद्वारा मानते हैं, मतलब माथा टेकते हैं। और आपको पता होगा कि गुरुद्वारा में एक करोड़पति, अरबपति और एक भिखारी बराबर है। तो मुझे समानता की शुरू से ही आदत है। वो चीज़ें क्या थी, कहीं ना कहीं दबी हुई थी। हम पहले किसानों पर, महिलाओं पे काम कर रहे थे, पर इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं मैंने देखा कि नस्लों पे यदि काम करना तो पाखंड के ऊपर बहुत जरूरी है। और रिसेंट के अंदर आपने देखा पुत्थू वाला मामला था जो, उसको जब मैंने छेड़ा तो बड़ी समस्याओं से रूबरू होना पड़ा। और जब मतलब डैकल वाले मामले के अंदर पैर दिया तो मुझे पता चला कि समस्या ही यही है। मतलब आज तक हम MSP पे काम कर रहे थे, महिलाओं पे, युवाओं पे, शिक्षा पे, असली जड़ तो यही है। तो मेरे समझ में आई कि पाखंड के ऊपर यदि हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे तो हमारी नस्ल और फसल को बचा पाएंगे, हमारे बच्चों को बचा पाएंगे, हमारे पैसे को जो वेस्ट हो रहा है धर्म के नाम पे उसको बचा पाएंगे। सरकार तो ये चाहती है कि हम कहीं ना कहीं धर्म के ऊपर उलझे रहें और जो बेसिक मुद्दे हैं, शिक्षा है, सुरक्षा है, रोजगार है, इन चीज़ों से दूर रहें। तो इसलिए मेरा ये मानना था कि पाखंड के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम जो हमारे हालात है वो बड़े बुरे हैं। सत्ता पाखंड का सहारा लेके बार बार सत्ता पे काबिज हो रही है और जो हमारे जो आम लोग हैं, आम लोगों की जो समस्याएं वो ऐसे की रू की नू बनी हुई है। तो उन समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब हम इस पाखंड से निकले। सिक्किम के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ जी, तो महिलाएं तो बहुत सी है, लड़कियां बहुत सी है, शायद आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी भी हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ कैसा लगा? आप एकदम से यहाँ क्यों आए, राजनीति में, किसान में, और अब जो एक इम्पोर्टेंट विषय आपने छेड़ा है पाखंड के ऊपर, तो कहाँ से, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी? नहीं, शुरुआत तो ये है कि मैं वैसे तो जिस परिवार की बेटी हूँ वहाँ ऐसा मामला रहा है कि वो सामाजिक थे। जिस जगह मेरी शादी हुई है ये लोग सिर्फ घर तक सीमित थे। मैं ये कह सकती हूँ कि शायद प्रकृति ने मुझे इस जर्नी के अंदर डाला, शायद मेरे शरीर से या मेरे से कोई ऐसा काम करवाना था जो मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैं भी एक घरेलू महिला थी और घर परिवार और अपनी नौकरी और अपने तक सीमित थी। जो थोड़ा बहुत काम करती थी, मैं सामाजिक काम शुरू से ही करती हूँ। मैं पंचायत मेंबर भी रही हूँ, ब्लॉक समिति मेंबर भी रही हूँ। जैसे जैसे मैंने इसको गहराई से पढ़ा, पर एक दिन हमारा एक साथी था जो किसान आंदोलन में था, उन्होंने हमें एक भगत सिंह की हिस्ट्री दे दी और वो गलती से मैंने भगत सिंह पढ़ लिया। और जिस दिन से मैंने भगत सिंह पढ़ लिया, समझ ले मेरे को ये लगता है कि भगत सिंह ने ये कहा कि जो मेरा अधूरा सपना है उस पर आप 2-4 कदम काम करो ताकि उसको पूरा कर सके। और मैं इसीलिए कि एक किसान नेता होना, MSP की लड़ाई थी, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे ही चली गई थी मैं पिपली कांड की वजह से। जैसे जैसे मैंने समाज पे काम करना शुरू किया तो मैंने सोचा भाई ये बीमारी है इसका इलाज करो, ये बीमारी है इसका इलाज करो। अब मुझे समझ में आया कि असली बीमारी पाखंड। जो भगत सिंह जी की आपने किताब पढ़ी वो
क्या नाम था उस किताब का? उस किताब का था जो जर्नी है, भगत जी। सिंह की जर्नी जी। थी, जिसके अंदर उसका जन्म से लेके जहाँ तक मतलब उसकी ज़िंदगी रही, उसके अंदर क्या क्या उन्होंने किया, उसके क्या विचार थे और वो कैसा भारत बनाना चाहते थे। उन्होंने एक चीज़ भी लिखी थी कि अब मतलब जो गोरे अंग्रेज है वो चले जाएंगे, फिर काले अंग्रेज इस पे कब्जा करेंगे। जी, जैसे उनकी एक किताब थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। उसके ऊपर पूरा लिख रखा है उन्होंने। जी, जी। पूरी किताब मैंने उसकी पढ़ी है, रिसर्च किया, फिर मैंने उसको बार बार सर्च किया। ज्योतिबाई फुल्ले भी पढ़ा मैंने, सावित्रीबाई फुल्ले भी पढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर भी पढ़ा, जी। क्या कह रहे हैं ये चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटू राम, इनकी सबकी मैंने जीवनी पढ़ी। तो मैंने पाया कि इन लोगों ने समाज को कहाँ से उठाया था, फिर जी। समाज जहाँ से उठाया था वहीं चला गया, क्योंकि जी। इनके द्वारा जो इनके परिवारों को राजनीतिक एक सिस्टम के अंदर लेके आए थे, वो भी कहीं ना कहीं आज सत्ता के अंदर मतलब उसी रास्ते पे चली गई जहाँ से अंग्रेजों ने शुरू किया था। जी, पाखंड या राजनीति, जी। क्या चुनना चाहेंगे लोग? आप सलाह क्या देना चाहोगे मैं उनको? चाहूँगी कि पाखंड से दूर हों, जी। राजनीति को चुनें। जी। क्योंकि हमारे सुबह हम चाय पीते हैं, एक सुई से लेके एक जहाज़ तक की कीमत हमारी जो संसद और विधानसभा है वो डिसाइड करती है। जी, जी। तो हम उस जगह से दूर क्यों जाएँ? जी। यदि मंदिरों के अंदर भगवान है तो जितने मंत्री एमपी एमएलए इनको एक-एक मंदिर हम बना के दे देते हैं, ये जी। यहाँ बैठे जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं उनको संसद और विधानसभा भेजें, ताकि वहाँ से घर की बहिर काका लिखड़ियाँ, ताकि कानून गरीब मजदूर कमेरे वर्ग के लिए बन पाए। अब जो कानून बन रहे हैं वो व्यापारियों के लिए बन रहे हैं, क्योंकि संसद और विधानसभा के अंदर जो लोग बैठे हैं वो व्यापारियों के बीच के लोग बैठे हैं। सिक्किम जी, मैं बार बार आपके बाइट वगैरह देखता रहता हूँ। जी। बार बार एक बात कहते हैं कि महाराले नहीं समझ रहे, जी। महाराले कौन से है और उन वाले कौन से है? महाराले वह लोग हैं जी। जो कमा के और पाखंडियां के चढ़ाया हुआ पीछे जी। में। महाराले वह लोग हैं जी। जो मतलब गांव में दो दो चार चार नारद मुनि है, जी। जी। दो चार उनके पिए हुए हैं, जी। उनकी बीड़ी और चाह पे काम चल रहा है, वह सारा काम का गंवड़ बंदे रखा है। जी। वह चाहे तो उस सिस्टम ने बदल सके। जी। वह नू बतावे है अपना निजी स्वार्थ कहते भाई यू तो मंत्री ठीक है, यू एमएलए ठीक से या सरकार ठीक से, यानी गाँव का माहौल वह जो दौड़े कपड़ेदारी नहीं पहले नु कह करते बोलिया कपड़ेदारी देखे, ये कपड़दारी हुआ है जो सफेद कपड़े पहरा नहीं समझ ले भीतर तक काले है, और ये गांव का गमोड़ा बांधे रखा, गांव गांव का नहीं इनती देश का गमोड़ा बांध दिया। मैं ये कहती हूँ कि सफेद जो गांव के नारद मुनि है और दो चार उनके पिए हैं, वो नारद मुनि तो ऊपर सेटिंग कराए और जो उनके पिए हैं वह गांव ने सेट कराए। किसी का राशन कार्ड बनवाना है, किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, किसी की कॉलोनी बनानी है, किसी का छोरा लुआना है, किसी की छोरी तो एडमिशन दवाना, उनती सारा बेरा हुआ है, वह उनती सेट करके ना ऊपर तो माल तो खावा मैं। बहुत बहुत बड़ी बात कह रही है, क्योंकि आप जो गांव के जिनकी समाज इज्जत मान सम्मान करता है जी, आप उनके ऊपर एक बड़ा लांछन लगा रहे हो। पता है क्या जी, जो गलत है ना मेरे लिए, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो वो भी गलत है, और यदि मैंने नू लगा नहीं कि पूरा देश गलत है और मैं सही हूँ तो मैं एक कहना खड़ी हो जाऊंगी पूरा देश ने एक साइड छोड़ दूंगी जी, क्योंकि मेरी लड़ाई सच के लिए, सच की लड़ाई है, जो सही है सही है। खाप चौधरी हैं 80% बिके पड़े हैं, अपने जो खंड के थे जिनका मान सम्मान समाज कराया करता, समाज उनको दिया करता, वह तो जाकर नेताओं के सिर पर नेताओं के पैरम दर दिए, उनके मन साझा करा। जे खाप चौधरी मैं गारंटी दूं, जे सारे खाप चौधरी हकीकत में धरातल पे काम करा है, खेड़ा खाप खेत पे काम करा है, तो ये जितने एमपी एमएलए ये पैर पकड़ेंगे या कहना। पर हमारी कमी क्या है कि खाप चौधरी है वह सत्ता के अंदर सत्ताधारी ये जो है वह डायरेक्ट इनडायरेक्ट सूटकेस का या उस पगड़ी का सिस्टम बनाया जाए। किसान नेता है वह, राजनेता है वह, और जो सामाजिक संगठन है वह, सभी कुछ तो बिका पड़ा है। सिर्फ 2% लड़न लग रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई लगा लो, चाहे वह पाखंड की लड़ाई लगा लो, चाहे वह मतलब महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ा लो, मतलब जितनी भी लड़ाई लड़न लग रहे हैं 2% लोग लड़ा, और जो 2% लड़ा नहीं उन कहते हैं राजनीति करेगी। अरे राजनीति इतनी बुरी चीज़ है कि जो इतनी बुरी चीज़ है तो ये लोग क्या तो जाओ भाई, ये सारे छोड़ कर नड़ कर क्या तो कोई बैठ दे। जब इतनी बुरी है राजनीति तो उसमें नहीं जाना चाहिए। ये लोग क्या चाहे कि जो आम समाज है ना वो सत्ता की मलाई ना चाखें, सत्ता की ताकत ना समझ पावे। ये लोग तो ऐडे तारी झंडे ठावे और तारी जय बोले। इफ जे मेरी जैसी बोला मैंने फार्म भर याद बोला जी ये तो एमपी एमएलए बनने का अथर करा भाई, मैं गारंटी दूं स्टाम्प पे लिख कर, मैं ना एमपी बनती ना एमएलए बनती। पर हमारी जैसी विचारधारा के 90 लोगों ने विधानसभा भेज दो, कुछ लोगों ने एमपी बना दो, जो समाज का अथर काम पर है। ये तो सारे चोर डाकू बैठे हो रहे हैं, आधे चोर है आधे डाकू। ये फैसला भेज दो, संसद में भेज दो, ये फैसला तो समाज लेगा, वो लोग लेंगे जिनके वोट है। नहीं समाज तो ले ले, फिर ये टिकट भी दे। मैं कह लग रही जिनती 4% जो ये 2-4 नहीं हुआ गांव के लिए नारद मुनि रुपये, इनती सारा समाज का पहले तो मैं गांव का गमोड़ा बांधा है,
फिर वह अलका का गमोड़ा बांधा है, फिर वह जिला का गमोड़ा बांधा है। ये सारे जितने भी गामा के लिए दो चरचरी है, नारदमुनि है, यूनिटी है यार। और यूनिटी काम करने लग रही है। जो महाराज जी से जो बेचारे ने सिर्फ वोट देना, उनकी नहीं बेरा राजनीति में के हो रहा है, के अच्छा के माड़ा है, उन लोगों ने ये बोले बनाए रखा है। हमारे जैसे लोग के हैं, अरे एक आदमी तक तो पहुंच नहीं सकते। जितनी कोशिश है, अब मैं मीडिया के ऊपर लगातार क्यों बन रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी विचारधारा है, जो मैं सोच रही हूँ, वह चीज आम लोगों तक पहुंचे। क्योंकि गांव ने इकट्ठा कर ले, गांव में तो 10 आदमी इकट्ठे को नहीं हुए ना सुने, क्योंकि नु सोचेंगे राजनीति करा। अरे राजनीति इतनी बुरी चीज है, तो फिर राजनीति में सारे तो बाबे राजनीति में बैज रहे हैं, सारे मतलब खिलाड़ी राजनीति में बैज रहे हैं, सारे ये बम्बे वाले राजनीति में बैज रहे हैं। जब इतनी माड़ी चीज उड़ जाएगा कौन? अच्छी चीज है जब ये तो जा रहे हैं। किसी का बालक देखिए आपने झंडा ठाई, जय श्री राम बोलता, बालक मारे जय श्री राम, किसी पार्टी का झंडा ठाना तो हमारे रहना ठाना। इनके तो विदेश में बैठ का IPS है। जय श्री राम बोलने में क्या समस्या है? राम राम बोलो जी, हम राम राम वाले आदमी। समस्या क्या है? समस्या है जी, श्री राम तो बीजेपी का बनाया है, सौदा है। इस मन पे रहना, जड़ा श्री राम है जो समझ ले रोड़ा है, उड़ा बीजेपी का है कि मिनी की में। और जड़ा राम राम बोला, हम सवेरे उठा राम राम, ताऊ राम राम, काका राम राम, अड़ जोड़िए राम राम, रोटी बनाइए राम राम, हम राम राम वाले लोग। जी एक सवाल था मेरा, जैसे आपने सावित्रीबाई फुले का जिक्र कराया था जी जी, कि उन्होंने एक बड़ी क्रांति करी, बिल्कुल बिल्कुल, पहला कदम घर से बाहर निकाला था, बिल्कुल बिल्कुल, तभी जाके आप लोगों तक ये बात पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल। उस रास्ते पर चल कर कैसा फील हुआ है? क्या कभी डर भी लगा है? या मैंने सुनी थी कि आपके पास दम की भरे भी कुछ कॉल्स आ रहे हैं? नहीं, ये चीजें ना, जब किसान आंदोलन था ना, सावित्रीबाई फुले का बारे में बिल्कुल, जो सावित्रीबाई फुले है ना, उसकी जीवनी को मैंने पढ़ा है। उसके पति ही उसके साथ थे। और सावित्रीबाई फुले तो वो थी, जब पढ़ान जाया करती तो एक साड़ी गैल के लेकर जाया करती गले, क्योंकि वह जो तिलकदारी थे नहीं, वह उसके चिक्कड़ मारा कर दे भाई, ताकि यह महिलाओं को ना पढ़ा पावे। और मैं आज यहाँ बोल रही हूँ ना, तो तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बोल रही हूँ, या सावित्रीबाई फुले के हिसाब से बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें अधिकार दिया, हमें पढ़ने का अधिकार दिया, हमें पता चला कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं उनका एहसान नहीं उतार सकती इस मामले में। दूसरी बात, इस रास्ते पे चल के बड़ा डिफिकल्ट रास्ता है, पर मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं को चलना चाहिए, क्योंकि यदि हमने बराबरी चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। मैं कह रही हूँ सरकार को कि हमें किसान ने, जो महिला किसान है उसको भी पुरुष किसान के बराबर की सारी रियायतें दी जाए, उसी जमीन पे, उसी मकान पे, उसी हर जगह। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये चीज दे रखी है, नहीं कहने की बातें हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। दूसरा, 50% हमें विधानसभा और संसद के अंदर भी भागीदारी चाहिए, क्योंकि हम 50% है। यदि हम ये चीजें मांग सकते हैं तो हमें सही गलत का भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। जो चंद महिलाएं हैं जिन्होंने एडवांस महिला कह सकते हैं, वो तो इन कानूनों का गलत इस्तेमाल करती हैं, तो महिलाओं को बदनाम किया जाता है। जो 80% महिला आज भी घर तक सीमित है, या आज भी हमारे बड़े बुजुर्गों के हिसाब से चलती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन है। यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं, यहाँ जान की भी समस्या है, धमकियों की भी समस्या है, परिवार की भी समस्या है। क्योंकि पहली लड़ाई होती है खुद से, फिर होती है परिवार से, फिर होती है मतलब अपने बगड़ से, गाँव से, फिर हल्के से, और फिर मतलब हो सकता है कि जब हम आज हरियाणा लेवल पे पहुंच रहे हैं तो अब वहां धक्के लगने शुरू हो रहे हैं। तो भारत तक जाने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर ये जो रास्ता मैंने चुना है, मुझे एक बात का पता है, पता नहीं जन्म कैसा हुआ कैसा नहीं, पर मैं जिस दिन चाहती हूँ कि मैं जिस दिन जाऊँ तो दुनिया मुझे याद करे। मैं एक इतिहास बना के जाना चाहती हूँ, ताकि एक रास्ता बना पाए। भगत सिंह फांसी से टल भी सकता था, पर उस टाइम उन्होंने फांसी क्यों चुनी? क्योंकि इस देश को एक क्रांति देनी थी। तो मैंने भी एक ये चीज़ समझ पाई हूँ मैं कहीं ना कहीं, कि इस देश को जगाने के लिए और क्रांति करने के लिए किसी न किसी इंसान को बलिदान देना पड़ेगा। हो सकता है वो सिक्की में हो। मतलब भगत सिंह जी के पद चिन्हों में आप चले हुए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक बात बताओ, समाज का सुत्ते लोगों को उठाना कोई छोटी बात नहीं है। मैं जिसको उठाने की कोशिश करता हूँ वो मेरे को ही कहता है वापस सो जा। मैं सो नहीं सकती, क्योंकि मैं इस समाज को और उन जीवनियों को और इस भारत की जो व्यवस्था है उसको देख चुकी हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर डर है और फील है। क्योंकि यदि पड़ोसी के घर आग लगी है तो हमारे घर भी लगेगी। तो मैं चाहती हूँ कि जब पड़ोसी के घर आग लगी है तो मैं वहीं बुझा दूँ इसको। उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरा कोई खुद का निजी स्वार्थ नहीं है, कोई पैसा स्वार्थ नहीं है, कोई सत्ता मेरा स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ है कि देश के अंदर सभी लोग आराम से अपनी जिंदगी मतलब व्यतीत कर सके। हाँ, समानता की लड़ाई है। और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो समाज को सबको बराबर मिले, ना कि चंद लोग उसको अरबों करोड़ों में कमा रहे हैं, चंद लोग 10-10 रुपए के लिए मतलब मर रहे हैं। भूत प्रेत पे कितना विश्वास है डॉक्टर सिक्किम का? क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि आज अगर मैं बताना चाहूँ तो लगभग 90% आबादी इसकी शिकार है।
पता है क्या, भूत प्रेत होते ही नहीं है, भूत प्रेत होते हैं हमारी मानसिकता। जब हम किसी चीज को दबा देते हैं, अंदर कुट्ठा के रूप में दब जाती है, तो वो पाखंड के रूप में फिर बाहर निकलती है भूत प्रेत के रूप में। बहुत सी महिलाओं में तो देखा है जागरणों में आते हैं भूत प्रेत। वो वजह पता क्या, जो महिलाओं की जो बेसिक जो मान लो जो समस्याएं हैं वो दबा दी जाती हैं घर के अंदर, फिर क्या वो मानसिक रोग बन जाता है, और मानसिक रोग को फिर वो भूत प्रेत में तब्दील हो जाता है। जागरण में पूरा हो जाए वो, बस वो मतलब कहीं ना कहीं उस चीज को निकालने का मौका होता है। भूत प्रेत इस देश में नहीं होते और दुनिया में नहीं होती, मैं तो ये मानती हूँ। भूत प्रेत यदि है तो हमारे जो बुरे कर्म है वो भूत प्रेत है। ये चीज जिस दिन हम समझ लेंगे महिलाएं, तो भूत प्रेत ऐसी कोई चीज नहीं होती है। हमारे पीछे गया कर दे, खेत में गए बोला कपड़ा वो क्या था, कपड़ाधारी आ गया, पता नहीं सफेद कपड़ा वाला आ गया, तो ये सफेद कपड़ा वाले तो ये गांव में जो दो चार नादर मुनि नहीं कपड़ेदारी है, इनता बच करो। दौड़ कपड़िया मेरे ध्यान आया, दौड़ कपड़िया। पता क्या अभी मान लो खुदा ना खास्ता कोई पेड़ पे कहीं भाई किसी की मृत्यु हुई, कपड़ा सफेद है, उड़ के कहीं झाड़ पे पड़ गया, तो मामला तो क्यों अलग वो बैठ गया, बोला मन्ना तो भाई कपड़ाधारी वो देखा दौड़ कपड़िया देखा। ये दौड़ कपड़िए है नी, ये गामा में ही नारद मुनि जिंती में कहूँ, इन दौड़ कपड़िया तो बचकर रहनी चाहिए। वो रात वाला दौड़ कपड़िया कुछ नहीं करता, ये दिन वाले दौड़ कपड़िया सारा देश का नाश करते हैं। जी अभी वर्तमान में पिछले कुछ समय से हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर और अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर हमने देखा है, जी। जैसे कोत कला का मामला था, वो भी एक डेरा कह सकते हैं, एक मंदिर कह सकते हैं, और दूसरा अभी ढाकल गांव के अंदर भी इतनी बड़ी जो घटना घटी है। पहले कुछ लोग उसको प्रमोट कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों के कमेंट भी उसी के प्रति नेगेटिव आने शुरू हो गए। ऐसा क्यों है? मतलब पता है क्या, हमारे लोग हुए हैं, जब हम कमांगे नहीं भाई यह चीज गलत है, बिल्कुल नहीं माना, मैं गाड़ा बगे थे मैंने, जब उनके गला बनेगी फिर उनका समझ में आएगी कि यह सच्ची है। क्योंकि कुछ लोग तो जी माइंड से सोचते नहीं, हमारे लोग जो ये 2-4% उनकी सोचने का तरह मजबूर करे नहीं, वो दौड़ कपड़िए, वो दौड़ कपड़िए के हिसाब से चल रहा है, उनकी कुकरे ला लो नुए हाल है ने बोला तेरी अला यार लूँ, वो काम हो रहा हमारा तो देश का ये नहीं हिल दे, ये अपने दिमाग से तो हिल दे नहीं, अपना दिमाग तो यूज ही नहीं कर दे। जी तो आज सामाजिकता के अंदर कितना काम हो रहा है और पाखंड के अंदर कितना काम हो रहा है? सामाजिकता के अंदर तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम हो रहा है, पाखंड पे तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, क्योंकि पाखंड पे तो काम बढ़ावा देने की बात कर रहे हो। हाँ अच्छा, बढ़ावा देने की कर रहे हैं, पाखंड को तो बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रखा है। पाखंड तो एक बात बताओ, सरकार तो चावे नू है कि मंदिर घंटे में मतलब हम फंसे रहा। आप एक देखो बड़ी बड़ी मूर्तियां बना दिए, बड़े बड़े मंदिर बना दिए, जब कोरोना आया नहीं है, जब ना तो उन मंदिरों ने कुछ काम लोगों की मांग भी तो होती है ना, नहीं मंदिर जैसे भी राम मंदिर की बात हो, हिंदुत्व की बात हो, तो लोगों की मांग भी होती है। नहीं लोगों को तो कई बार मजबूरन सरकार को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं ना। यदि हम पाखंड के खिलाफ सरकार ही एक मुहिम चलाए, एक बात बताओ, मान लो नशा के खिलाफ मुहिम चला रही है सरकार, कोई साइकिल यात्रा करा, कोई कुछ करा, ड्रामे कर रही है। अब एक बात बताओ, ड्रामा कर रही है, एक बात बताओ, ठेके तो पहले तो बढ़ा दिए और बोला नशा कम कर रहे हैं। सरकार यदि इनू कहेगी नहीं भाई यू पाखंड है, यू गलत है, यू नहीं है, लोगों ने जागरूक करेगी, लोगों ने शिक्षा देवेगी, तो पाखंड तो अपने आप कम हो जाएगा। मतलब सरकार तो परोसरी है इसको, सरकार परोसरी है और माराला बोला कुंबा इसमें फंस रहा है, तो मार लेंगे तो समझे में नहीं आ रही। क्योंकि सरकार भी के परोसरी है, वो 3% ओड़ा कब्जा कर रहे हैं, असली बीमारी तो ओड़ा है जो हमारे देश के हैं को नहीं, वो तो विदेश से आएगा हमारा देश पर कब्जा कर रहे हैं, वो ने हमारे देश को आज भी मानसिक गुलाम बना रखा है। क्या उनसे पहले इस भारत में दोग पूजा नहीं होती थी? नहीं, दोग पूजा होती थी, पर एक लिमिट थी। हमने मूर्ति पूजा कहीं नहीं है। आज भी यदि, वैसे तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक जीवन पद्धति है, आज भी यदि हिंदू के 4 जो शंकराचार्य है वहां आज भी मूर्ति नहीं है। जहां मूर्ति है वहां पाखंड है, इस चीज को आप समझो। आपने देखा होगा आज से 10-15 साल पहले आपने लड्डू गोपाल देखा था कभी? मैंने तो नहीं देखा। अब सारा ये देश मतलब उसने मतलब अपने बच्चे तो काकी ताई सासू ननद हुए पाला है और ये नौकर पाला है, और पर हुए उसने ठाए फिर है जोड़ा ने। कारण क्या मानते हो आप? तो चलो लोगों की मेंटालिटी सेट है, उन लोगों का दिमाग में हो रहा है यू लड्डू गोपाल भी पीछे गेड़ा का ऊपर था यू क्या करे, क्या हो मेरा सर छोटू राम याद रहा, क्योंकि मैंने तो इन चीजा तो दूर हूँ। खाटू श्याम भी ऊपर तक लगा। मारे लोग है नहीं चमत्कार में विश्वास करे हैं, कर्म में विश्वास नहीं करती। नहीं, मैं कर्म में विश्वास करती हूँ जी। मैं जहाँ से उठ के आई हूँ कर्म कराया, जब आज ये सिक्कम बैठी है। यदि मैं भी किसी लड्डू गोपाल का पाछा पड़ी रहूँ तो कुछ नहीं था जी। आप हर क्षेत्र में घूमते रहते हो जी, महिलाओं से भी मिलते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो महिलाओं का मतलब क्या रिएक्ट रहता है आपके बारे में? वे डॉक्टर सिक्किम ने पंगा ले रखा है या कुछ और अलग से बात चल दी हो,
भाई हमने जाना चाहिए इसके साथ या ना जाना चाहिए, मतलब कभी ये चर्चा बनी है? कई बार जो बड़ी महिला होती है ना वो तो ये कहा करें, अच्छा तू फोन वाली है के, मैंने तो तेरे को फोन में सुना है, बड़ा अच्छा बोल रहा बे, बड़ा अच्छा काम कर रही है। और जो पढ़ी लिखी महिला है या बेटियां हैं वो ये कहती है कि हम आपके अंदर अपने आप को मतलब महसूस करते हैं, आप बोलते हो तो हमें लगता है कि हम बोल रहे हैं, हम आप जैसा बनना चाहते हैं, बनना तो चाहते हैं पर पैरों में बैठी है, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा भी कुछ ना कुछ करे। जैसे मेरे पापा ने कहा था, और भी जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि हम आपको उड़ने की तो अनुमति दे दें, पर यहाँ बाजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ छोटी चिड़िया को उड़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने बाजों के अंदर अपने आप को उड़ाने की कोशिश की है, देखती हूँ मैं कहाँ तक पहुँच पाती हूँ। मैं ये जरूर मानती हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट महिलाओं का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरे को, बड़ी दूर दूर से फ़ोन आते हैं, विदेशों से फ़ोन आते हैं कि मैडम जो आप काम कर रहे हो ना, हमें लगता नहीं कि कोई और कर पाएगा, और आप डटे रहना इस मैदान में, आप यहाँ से भागना मत। यदि आप टूट गए तो हमेशा के लिए एक कहानी बन जाएगी, एक थी सिक्किम। आपने एक थी सिक्किम नहीं बढ़ना, आपने ये बढ़ना है इतिहास के अंदर कि सिक्किम ने ये बदल डाला। शुरुआत एक से ही होती है, फिर बाद के बाद कारवा बन जाता है। जैसे अभी देखिए छोटी छोटी बच्चियां तपस्या कर रही हैं, जी जी, जगह जगह देखी जावे, जी जी, शिक्षा अलग प्रकार से शिक्षा दी जा रही जी है। जी जी, छोटी बच्चियां तपस्या कर रही है, बड़े बड़े साधु कोई 11 दूने ला के बैठा है, जी जी, कोई 111 ला के बैठा है, जी। तो क्या मैसेज आता है समाज में इसका? कुछ नहीं मैसेज जानता, पाखंड की दुकान खोलनी है और मारला बोला कुणबा है अपना कमावेगा, सांझ तक तो मजदूरी करेगा और साना उसका ज्यादा आवेगा। अच्छी ओड़ा फीम मिला, अच्छी ओड़ा सुल्फा मिला, और अच्छा गांजा मिला, और मैर का ओड़ा बेट जो दाढ़ी बिठाएगा वो काम चल रहा। अच्छा सेक्स का सारा सिस्टम है, अच्छी वीडियो रिलीज होने लग रही है, जो से बड़े हो जो है, बड़े बड़े महात्मा हो जो कोथाड़ा था अगर ने सोचा था MP MLA बन जो, वो भी हरियाणा का कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि वो बनना चाहा था योगीनाथ, क्योंकि योगी के साथ उसकी अच्छी बढ़िया थी। जिसा देखेगा ऐसा ही करेगा। मैं फिर समाज ने एक के बात कहना चाहूँ, भगवान मंदिरों में नहीं है, भगवान इंसान के अंदर है, भगवान जीव जंतु के अंदर है, भगवान प्रकृति के अंदर है। धर्म जरूरी है या इंसानियत? इंसानियत। लेकिन धर्म से चिपटे हुए लोग हैं बहुत से। नहीं, वो धीरे धीरे खत्म होंगे ना, जब पेट की भूख होगी ना, जब भूखे मरेंगे, जब धर्म नहीं बचाएगा। आपने श्रीलंका के हालात देखे होंगे, आपने बांग्लादेश के हालात देखे होंगे, हमारा देश उसी रास्ते पे है, वो लोग भुगत रखे हैं, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। आने वाले टाइम में भारत के अंदर अनिश्चितकालीन इमरजेंसी लागू होने वाली है, ये आज चीज लिख के लेके जाओ। जी जी। तो साथियों, अभी आपने डॉक्टर सिक्किम से बातचीत सुनी, क्या कुछ इन्होंने कहा और इन बातों की समाज को कितनी आवश्यकता है। जैसे इन्होंने पाखंड पर प्रखर होकर प्रहार किया, तो कितना इन बातों में सोचने की आवश्यकता है, और कितनी सिक्किम इस क्षेत्र में, इस देश में, इस दुनिया के अंदर आनी जरूरी है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय भी जरूर दें, और अपने लेवल पे भी आप थोड़ा बहुत इस बारे में प्रयास जरूर करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। हमेशा आप यूं ही आगे बढ़ते रहिए, समाज का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें, और हमारे साथ बने रहे आगे की वीडियो के लिए। सभी को नमस्कार, जय भीम, जय भारत।